Good evening, everybody. So we are doing live daily answer writing. तो we have dealing these sessions ताकि आपकी जो आंसर राइटिंग वाली क्लासेस हैं उसमें आप आंसर को स्ट्रक्चर कैसे करना है, इंट्रो कैसे लिखनी है, बॉडी और कंक्लूजन कैसे लिखने हैं. वी आर डूइंग दिस थ्रू लाइव आंसर राइटिंग ताकि आप आंसर लिख भी पाएं और वो आंसर लिखे कैसे हैं उसको चेक भी कर पाएं कि क्या आपकी ब्रॉड स्ट्रक्चर उसके साथ मैच कर रही है कि नहीं. एंड वी आर प्रोवाइडिंग यू थीम्स फॉर दैट. आज हमारा डे 5 है एंड वी प्रोवाइडेड यू द थीम्स फॉर डे 5, जिसका जो ब्रॉड टॉपिक है वो है पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स. उसी को लेके एंड इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ दीज टॉपिक्स. तो मेन है पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर और उसमें भी कोर है पार्लियामेंट. तो पार्लियामेंट में एक बनता है पार्लियामेंट प्रिविलेजेस का टॉपिक, एक बनता है पार्लियामेंट्री कमेटीज, उसमें 3 इंपॉर्टेंट हैं. पब्लिक अकाउंट कमेटी, यहां एक बड़ी इंपॉर्टेंट आ जाती है पब्लिक अकाउंट कमेटी के साथ इन जनरल पार्लियामेंट्री कमेटीज. और उसके बाद आता है पार्लियामेंट में एंटी डिफेक्शन लॉ का टॉपिक इंपॉर्टेंट है. और एक ब्रॉड आता है पार्लियामेंट की प्रोडक्टिविटी एंड द अकाउंटेबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव टू द पार्लियामेंट इन जनरल एंड लोकसभा इन पर्टिकुलर, उस पर क्वेश्चन आता है. तो वी आर डीलिंग विद दीज टॉपिक्स. आपने ये थीम निकाल ली होंगी एंड लेट्स डिस्कस अबाउट दोस थीम बेस्ड जो भी क्वेश्चंस बनते हैं उसको डिस्कस करेंगे. एंड ऑल दीज सेशंस आर अवेलेबल ऑन सिविल विद आकाश यूट्यूब चैनल. और जो थीम्स मिलती हैं आपको मिलती हैं सिविल विद आकाश टेलीग्राम चैनल पे. एंड बी कंसिस्टेंट विद दैट. अगर उसके बाद भी कोई डाउट आता है आंसर राइटिंग को लेके या थीम्स को डिकोड कैसे करना है उसमें दिक्कत आ रही है, तो यू कैन कॉल अस ऑन द गिवन नंबर ताकि आपको कोई भी आंसर राइटिंग में इशू ना आए. ज्ञान एक्वायर करना और उस ज्ञान को लिखना इज वेरी इंपॉर्टेंट. इफ आई टेल यू कि मेंस के आंसर राइटिंग में कौन से 3 स्किल्स इंपॉर्टेंट हैं, मैं एक चीज बता दूं क्योंकि ये बहुत बार रहता है कि क्या मेंस में एनालिसिस इंपॉर्टेंट है कि नहीं है. एक तो आप देख रहे होंगे क्वेश्चन का इंटरप्रिटेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है. आप क्वेश्चन से समझे क्या, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट. और उसी को हम बोल देते हैं कि कॉम्प्रीहेंशन कैपेबिलिटी होनी चाहिए इंसान की, चीजों को कॉम्प्रीहेंड कर पाए. शब्दावली मतलब लिटरल इंटरप्रिटेशन नहीं, उसके पीछे की भावना क्या है, कंटेक्चुअल इंटरप्रिटेशन. दूसरा हो जाता है कि आप में एनालाइजिंग पावर है कि नहीं है, आप में एनालाइजिंग पावर है कि नहीं है. कॉम्प्रीहेंडिंग पावर और एनालाइजिंग की पावर होनी चाहिए. और थर्ड होता है कि ये सब कुछ होने के बाद आप उस चीज को कम्युनिकेट कैसे करते हैं. ऑल दीज 3 थिंग्स आर रिक्वायर्ड इफ यू वांट टू गेट गुड मार्क्स इन आंसर राइटिंग एस्पेक्ट. तो ये तीनों चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, कॉम्प्रीहेंशन, एनालिसिस एंड कम्युनिकेशन. हम इसी को कर रहे हैं. जब हम क्वेश्चन का इंटरप्रिटेशन कर रहे होते हैं तो हम क्वेश्चन को समझ रहे होते हैं, फिर उसको हम पॉइंट्स को एनालाइज करते हैं किस एस्पेक्ट में लिखे जाते हैं, और फिर लिखने का तरीका. ये हमारा पार्ट थोड़ा सा बचा है कि पॉइंट कैसे लिखने हैं. अब हम एक काम करेंगे कल की क्लासेस से, पॉइंट कैसे क्रिस्प मैनर में लिखने हैं, ब्रीफ, ताकि वर्ड्स भी कम यूज हो और अपना आइडिया भी कम्युनिकेट हो जाए. वी विल वर्क ऑन दैट एस्पेक्ट फ्रॉम द नेक्स्ट सेशन ऑनवर्ड. हम जो कर रहे हैं अभी अभी उसी को कंटिन्यू करते हैं आज के सेशन में, कॉम्प्रीहेंशन और एनालिसिस पे. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. वो है, ये रहा आपकी स्क्रीन पे. नाउ यू हैव 11 मिनट्स टू राइट दिस आंसर, देन वी विल डिस्कस अबाउट दिस क्वेश्चन. तो इसको लिखें आराम से 11 मिनट में. ये रहा.
इसको थ्योरेटिकल क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल बनाना पड़ेगा, थ्योरेटिकल नहीं रखना है इसको। विदाउट एग्जाम्पल्स ये क्वेश्चन थ्योरेटिकल बन जाएगा। आपकी क्रिएटिविटी है हाउ यू विल ऐड एग्जाम्पल्स इन दिस क्वेश्चन। बहुत फैक्चुअल डाटा भी डाल सकते हैं, एग्जाम्पल्स डाल सकते हैं। बहुत ब्रॉड क्वेश्चन है। जितने क्वेश्चन सिंपल होते हैं उसमें आंसर में उतनी दिक्कत आती है। विल शो यू दैट। सेवन मिनट्स।
बस 2.5 मिनट। वन मिनट 30 सेकेंड। थर्टी सेकेंड। टाइम्स अप। अब क्वेश्चन देखें, टू व्हाट एक्सटेंट इन योर ओपिनियन, in your view or in your opinion, is the parliament able to ensure accountability of executive in India? मतलब ये इसमें एज्यूम किया गया है कि पार्लियामेंट किसको अकाउंटेबल ठहराती है? एग्जीक्यूटिव को। और यही किसका प्रिंसिपल होता है? पार्लियामेंट्री सिस्टम का। और ये क्वेश्चन इसलिए पूछा गया है कि अकाउंटेबिलिटी हो नहीं पा रही है। तभी पूछा होगा ना, अगर हो रही होती अकाउंटेबिलिटी फिर तो क्वेश्चन बनता ही क्यों? कुछ नहीं हो रहा होता तभी ये क्वेश्चन बनता है कि तुम्हें क्या लगता है अकाउंटेबिलिटी हो रही है एग्जीक्यूटिव की पार्लियामेंट की तरफ या नहीं हो रही है? ये क्वेश्चन उस पर बना है। अब मुझे बताएं, कल के बेसिस पे, कल आई टोल्ड यू देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ब्रॉड इंट्रोडक्शन। कल मैंने आपको 3 या 4 टाइप की इंट्रोडक्शन बताई थी, 4 टाइप की बताई थी। इसमें कैसे इंट्रोडक्शन लिखेंगे? इसमें ऐसे इंट्रोडक्शन लिखेंगे जिससे क्या प्रूव हो जाए कि ये क्वेश्चन पूछा क्यों है, दैट इज कंटेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन। ये कंटेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज फिर आप ये नहीं बता पाएंगे कि क्वेश्चन पूछा ही क्यों है, एग्जामिनर के मन में क्या है। कंटेक्स्ट इसलिए पूछा है कि जो अकाउंटेबिलिटी है एग्जीक्यूटिव की ये कम हो रही है, तो आपको ये दिखा सकते हो आप, और ये दिखा सकते हो व्हाई अकाउंटेबिलिटी इज इंपॉर्टेंट। बस 2 चीजें दिखा देते कि अकाउंटेबिलिटी इंपॉर्टेंट क्यों है और अकाउंटेबिलिटी कम हो रही है। मतलब ये कम हो रही है और ये इंपॉर्टेंट है तभी क्वेश्चन पूछा है। अब बताते हैं कि कितनी अकाउंटेबिलिटी है किस एस्पेक्ट्स में और कहां पे अकाउंटेबिलिटी नहीं है, और फिर क्या है वे फॉरवर्ड का तरीका कि आगे ऐसा क्या करें कि हमारी अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाए। आया समझ में? तो स्ट्रक्चर क्या होनी चाहिए? इंट्रोडक्शन शुड कंसिस्ट ऑफ कि अकाउंटेबिलिटी अगर आपको लगता है कम हो रही है, लाइक इन माय पर्सनल ओपिनियन आई बिलीव कि हाँ अकाउंटेबिलिटी एग्जीक्यूटिव की कम हो रही है पार्लियामेंट की तरफ, और ये बहुत जरूरी चीज है, तो गलत हो रहा है,
तो पर जितना हो रहा है वो बताएंगे और नहीं हो रहा है वो बताएंगे। ऑफ कोर्स आपका ये वाला एस्पेक्ट थोड़ा ज्यादा होगा, या पॉइंट ज्यादा होंगे या कम होंगे, फिर बताओगे क्या है वे फॉरवर्ड। काम खत्म, ये स्ट्रक्चर है। अब मुझे बताएं आप कैसे दिखाओगे कि अकाउंटेबिलिटी कम हो रही है। इसको तुम फैक्चुअल तरीके से भी दिखा सकते हो कि जो पार्लियामेंट है बैठती बहुत कम है। कोई भी फैक्ट डाल दें कि पहले पार्लियामेंट ज़्यादा बैठती थी, उसकी एफिशिएंसी कम हो रही है। अगर एफिशिएंसी कम हो गई तो ऑफ कोर्स उसका जो काम है वो भी काम खराब हो जाएगा अकाउंटेबिलिटी का। बट एक एनालिटिकल तरीका ये है, यू कैन स्टार्ट विद कि भाई एक होता है सेपरेशन ऑफ पावर। इंडिया में वी डू नॉट हैव स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर, देयर इज अ काइंड ऑफ ओवरलैप बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। और इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने फॉलो किया जहां पे स्ट्रिक्ट सेपरेशन पॉसिबल नहीं है, तो इनका ओवरलैप है। एज पर पार्लियामेंट्री सिस्टम अकाउंटेबिलिटी इज अ कोर प्रिंसिपल, बट व्हेन एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट इज इन मेजॉरिटी इन लोकसभा, like the case in the 17th Lok Sabha as well as 16th Lok Sabha, BJP was having the absolute majority. In that case, executive starts controlling the legislature, और इसकी अकाउंटेबिलिटी यहां तो छोड़ो, ये इसकी अकाउंटेबिलिटी इसके प्रति ज्यादा बढ़ जाती है। मतलब सिस्टम बिल्कुल क्या हो जाता है, ऑपोजिट हो जाता है। व्हेन एग्जीक्यूटिव इज इन मेजॉरिटी, then house is controlled by the executive rather than house is controlling the executive। ये कंडीशन हो चुकी है, तभी अकाउंटेबिलिटी कम हुई है। कैसे कैसे कम हुई है उसकी मैनिफेस्टेशंस है, पर उसका कोर रीजन क्या है? कोalition गवर्नमेंट में पार्लियामेंट की अकाउंटेबिलिटी होती है, पार्लियामेंट अकाउंट करता है एग्जीक्यूटिव को उसके कामों के लिए। बट व्हेन द गवर्नमेंट इज इन मेजॉरिटी, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, क्लियर कट मेजॉरिटी है, उसके पास नंबर्स हैं अपने 280 के आसपास, तो मतलब उसके पास क्या है, खुद वो सरकार बना सकता है, तो वहां उल्टा हो जाता है। इफ यू कैन मेंशन दैट एस्पेक्ट इन इंट्रो पार्ट एज वेल एज द लिंकिंग पैराग्राफ, इंट्रो एज वेल एज लिंकिंग पैराग्राफ, एंड देन यू स्टार्ट द क्वेश्चन। व्हाट इज लिंकिंग पैराग्राफ, ये मैं आपको अब बताता हूं, पहले मैंने आपको इतना क्लैरिटी से नहीं बताया, आज ये बताना बनता है। क्या है लिंकिंग पैराग्राफ, इसको ऐसे समझें। मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूं, ऐसे करते हैं, इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं और उससे समझने की कोशिश करते हैं। तो ये स्ट्रक्चर बनती है जैसे यहां से, ये ऐसे 3 पन्ने होंगे आपके पास। मैं मान लेता हूं आपके पास क्या है, ऐसे 3 पन्ने होंगे, ऐसा ही होगा ना। ये 3 पन्ने दिख रहे हैं आपको, ये आपके 3 पन्ने हैं। अब मैंने आपको पहले बताया था आंसर राइटिंग इज अ ट्रस्ट बिल्डिंग प्रोसेस। पहला ट्रस्ट बनता है अगर आपने क्या दे दिया है, उसका कंटेक्स्ट, दैट व्हाई दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड, और ये कंटेक्स्ट दिया जाता है व्हाई दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड, और व्हाई दिस थिंग जिसको आपको डर है इज इंपॉर्टेंट। भाई कोई चीज हो नहीं रही, आपको डर लग रहा है बिकॉज वो इंपॉर्टेंट है, आपने वो दोनों चीजें यहां पे मेंशन कर दी। फिर आप जा रहे हो बॉडी में, या तो डायरेक्टली जंप कर जाओ बॉडी में हेडिंग बना के। बेटर क्या होता है, एक लिंकिंग पैराग्राफ होता है जो इंट्रो और बॉडी को लिंक कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल आपकी बॉडी कहां से स्टार्ट होती है कि पार्लियामेंट जी जो अकाउंटेबिलिटी करता है किसकी, एग्जीक्यूटिव की, उसमें सर्टेन फ्लॉज हैं, यही फ्लॉ है। वो फ्लॉ लिखोगे 1 2 3 करके, आप अभी लिखेंगे क्या क्या है ये। आपने सारे फ्लॉ लिखे, पहले आपने फ्लॉ लिखे 7 8 9, फिर बुलाया देयर इज अ सिल्वर, आई मीन देयर इज अ पॉजिटिव एस्पेक्ट। ऐसा नहीं है कि देयर आर सर्टेन पॉजिटिव थिंग्स आल्सो हैपनिंग, यू मेंशन्ड अबाउट 4 5 हियर, बिकॉज मेन चीज क्या है, फ्लॉ है। यहां यू विल राइट अ वे फॉरवर्ड, थर्ड पन्ने में, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। यहां यू विल शिफ्ट ये पॉइंट्स 9 वाले यहां तक, और ये शिफ्ट कर दोगे यहां तक, और यहां लिख दोगे वे फॉरवर्ड। ये वो आप पे डिपेंड करता है जैसे आपको सेट बैठता है। अब मैं बता रहा हूं कैसे करना है इंटरलिंकिंग पैराग्राफ। आपने स्टार्टिंग में लिखा
कि पार्लियामेंट की अकाउंट मतलब एग्जीक्यूटिव की अकाउंटेबिलिटी टुवर्ड्स पार्लियामेंट इज अ कोर प्रिंसिपल ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम, बट व्हेन द एग्जीक्यूटिव इज इन मेजॉरिटी देन एग्जीक्यूटिव कंट्रोल्स द लेजिस्लेचर रेदर देन लेजिस्लेचर कंट्रोल्स द एग्जीक्यूटिव। ये आपने लिख दिया। एंड यू सेड एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी टू लेजिस्लेचर इज अ कोर प्रिंसिपल ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम। ये आपने सारी कहानी लिख दी। फिर आपने बताया एक इंटरलिंकिंग पैराग्राफ इस बॉडी से पहले, चाहे वो 2 या 3 लाइन का हो, जो क्या शो करना चाहिए कि इसमें सर्टेन बहुत बड़े फ्लॉज हैं। फ्लॉज हम लिखेंगे, पर एक सबसे ओवर आर्किंग, सबसे ब्रॉड फ्लॉ क्या है? सबसे ब्रॉड फ्लॉ है कि बिकॉज ऑफ द डिक्लाइनिंग ऑफ द एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी टुवर्ड्स पार्लियामेंट, द क्या बढ़ रहे हैं इंडिया में? एवरी एक्ट, तो उससे क्या बढ़ जाता है? पब्लिक ट्रस्ट इज डिक्लाइनिंग। या आप इसके लिए कोई इंडेक्स यूज कर सकते हैं कि इंडिया में पब्लिक ट्रस्ट कैसे कम हो रहा है, या करप्शन परसेप्शन इंडेक्स मेंशन कर सकते हैं कि बिकॉज ऑफ दिस पीपल्स परसेप्शन रिगार्डिंग करप्शन इन इंडिया इज बहुत करप्ट लग रहा है, उनको करप्शन बढ़ रही है और ये हो रहा है बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स। उसे बोलते हैं इंटरलिंकिंग, कि आपने इंट्रोडक्शन से कुछ बॉडी में आने से डायरेक्टली नहीं गए। वो मैकेनिकल लगता है कि ये है इंट्रो बॉडी कंक्लूजन, ऐसा नहीं है। इंट्रो कंटेक्चुअल थी, फिर बॉडी में आने से पहले बताया कि ऐसा हो रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है। और यहाँ पे आप लिखें नेगेटिव्स बहुत सारे हैं। फॉर एग्जांपल एक एस्पेक्ट बनता है, इंडिया में एंटी डिफेक्शन लॉ है, तो इंडिविजुअल पार्लियामेंटेरियंस की जो वॉइस है वो कम हो गई है। फिर बताओगे पार्लियामेंट की सिटिंग्स बहुत कम हो गई हैं, जो बिल पार्लियामेंट्री कमेटीज में जाते हैं वो बहुत कम हो गए हैं। एंड दीज ऑल आर फैक्चुअल थिंग्स, कि भाई कितने बिल्स पार्लियामेंट्री कमेटीज में जाते हैं, कितनी सीटिंग हो रही है, कितने दिन बैठती है पार्लियामेंट। यू हैव टू मेंशन ऑल दोज थिंग्स। जैसे आपने बोल दिया कि एज पर, मतलब आपको रिपोर्ट का नाम लिखना पड़ेगा। पीआरएस की रिपोर्ट है, पब्लिक रिसर्च, जो पीआरएस की बॉडी है जो बताती है। तो एज पर देम इंडिया में आजकल सिर्फ 15 या 16% बिल्स हैं जो कहाँ जाते हैं? पार्लियामेंट्री कमेटीज में जाते हैं। और कमेटीज ही हैं जहाँ पे पार्लियामेंट काम करती है, वहीं है कोर ऑफ पार्लियामेंट। पहले ये बिल्स का नंबर बहुत ज़्यादा हुआ करता था, अराउंड 70% हुआ करता था। इसी के कारण इसकी प्रोडक्टिविटी कम हो रही है, एग्जीक्यूटिव की अकाउंटेबिलिटी कम हो रही है। पार्लियामेंट्री सिटिंग्स, एक टाइम पे पार्लियामेंट्री सिटिंग्स यूज टू बी, जैसे अभी कितनी है? एक पहले जो फर्स्ट लोकसभा थी वहाँ 127 डेज बैठती थी सिटिंग ऑफ लोकसभा, और आजकल ये कम कम हो गई, कितनी हो गई? 60 to 70। यू हैव टू मेंशन द फैक्ट्स। एंटी डिफेक्शन लॉ आप बता सकते हैं, सब कुछ खत्म कर दिया इसने। इंडिविजुअल पार्लियामेंटेरियंस की बात खत्म, उसको पार्टी लाइन लेनी पड़ती है, तो क्या ही डिबेट हो पाएगी। तो क्वालिटी ऑफ डिबेट्स खत्म हो गई है यहाँ पे। तो ऐसे करके आप बहुत सारे बता सकते थे कि ऐसा क्यों हो रहा है। इंडिविजुअल एमपीज को लेके पार्लियामेंट्री कमेटीज में बिल्स नहीं जाते हैं, या आप बोल देते कि पार्लियामेंट लोकसभा बैठती ही कम है, तो क्या करोगे? जब टाइम ही कम है तो क्या ही कर पाएगी उस टाइम में, वो डिसरप्शंस होते हैं। भाई आप बता सकते हो ना कि जो स्पीकर है उसकी पोस्ट क्या है, उस पर क्वेश्चन मार्क क्रिएट किए गए हैं, बायस है, पॉलिटिसाइज है, ये क्वेश्चन मार्क क्रिएट किए गए हैं। क्या आप बोलोगे फ्रीक्वेंट डिसरप्शंस होते हैं? फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग फार्म बिल्स हाउसेज वर डिसरप्टेड। ऑपोजिशन भी फ्लॉ है इसमें, ऑपोजिशन का फ्लॉ है, दे यूज फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट एज अ पॉलिटिकल टैक्टिक्स। तो उनका क्या होता है? फोकस ही नहीं होता डिबेट पे, क्या होता है? बस निगेशन ऑफ गवर्नमेंट, ये है। और जब से पार्लियामेंट का स्क्रीनिंग ऑनलाइन, मतलब डिजिटल स्क्रीनिंग स्टार्ट हुई है, तो अब वो पब्लिक गेज में होते हैं, तो दे हैव हाउसेज बिकम मोर पॉलिटिकल। अब उनको होता है पब्लिक प्रेशर है तो पब्लिक के हिसाब से बोलना पड़ेगा। कमेटीज में ऐसा नहीं होता है। ऑर्डिनेंस का यूज़ कर रहे हैं भाई, 100 आर्टिकल 123 के अंदर ऑर्डिनेंसेस का यूज़ हो रहा है, तो अपने आप क्या होते हैं? बिल एग्जीक्यूटिव बना रहा है, जो किसको बनाने चाहिए? लेजिस्लेचर को। और ये एमरजेंसी सिचुएशन में के लिए बनाया था, पर इसका मिसयूज़ हो रहा है। डिमांड फॉर ग्रांट्स हैं, अब हमने देखा ना, डिमांड फॉर ग्रांट्स पास होती हैं, कौन करता है? हाउस करता है। पर आपको पता है ना कि लोकसभा में किसकी मेजोरिटी है? गवर्नमेंट की। तो इन डिमांड फॉर ग्रांट्स पे कुछ भी नहीं होता है।
मतलब एग्जीक्यूटिव इज कंट्रोलिंग द लेजिस्लेचर। ये आपने लिख दिए 5-7 नेगेटिव पॉइंट्स। इसमें और भी लिख सकते हो कि ऑपोजिशन वीक थी तो ऑपोजिशन के नंबर्स कम हैं, स्पीकर की पोस्ट ज़्यादा है, स्पीकर बिल्स को मनी बिल बोल के भेज देता है तो राज्यसभा की पावर कम हो जाती है जहाँ पे ऑपोजिशन बैठी है। तो जो लेबलिंग ऑफ बिल्स एंड मनी बिल्स बाय स्पीकर हैज़ बीन डिस्प्यूटेड, ये बोल देते हैं। आप बोल सकते हो आधार एक्ट को ऐसे ही पास किया था 2016 में। तो प्राइवेट मेंबर बिल आज तक हिस्ट्री में 14 पास हुए हैं, मतलब प्राइवेट मेंबर को टाइम ही नहीं दिया जा रहा है। सिर्फ फ्राइडे को इंट्रोड्यूस कर सकते हो, क्या टाइम ही नहीं है इनके पास। 2023 में आपको सेशन में पता है कि 140 एमपीज पर मास सस्पेंशन हुआ था। इट मीन्स ये मास सस्पेंशन, एमपीज नहीं, हाउस क्या करेगा। तो यू कैन राइट ऑल दोज थिंग्स जो आपने लिखा है 10-12 पॉइंट। इसकी वजह से क्या हो रहा है, पार्लियामेंट की जो अकाउंटेबिलिटी करती है एग्जीक्यूटिव की वो कम हो रही है, बिकॉज पार्लियामेंट काम नहीं कर पा रही है, तो एग्जीक्यूटिव पे चेक नहीं रख पा रही है। मैकेनिज्म्स हमारे पास बहुत सारे हैं, तो आपने यहाँ पॉइंट यहाँ तक लिख दिए, पॉइंट्स मान लो यहाँ तक लिख दिए हैं, उसके बाद यहाँ लिख देते हैं अपने हिसाब से कुछ पॉजिटिव भी है। जैसे पॉजिटिव आपको पता ना कि हमारे पास कॉन्फिडेंस मोशन है, नो कॉन्फिडेंस मोशन है, एडजर्नमेंट मोशन है, क्वेश्चन आर है, सब कुछ लिखोगे ना इसमें। पार्लियामेंट्री कमेटीज काम कर रही हैं, उन्होंने बहुत चीज़ें पकड़ी हैं, तो यू कैन राइट पॉजिटिव्स ऑल्सो, कि ऐसा नहीं है सब कुछ नेगेटिव ही है। देयर आर मैनी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑल्सो, चाहे वो कॉन्फिडेंस मोशन हो, नो कॉन्फिडेंस मोशन हो, क्वेश्चन आर हो, तो सब कुछ आपको लिखना है। आप बता सकते हो कि जो पेगासस स्कैंडल था, वो पार्लियामेंट्री क्वेश्चन आर में डिस्कस हुआ था, तो उसको डील किया गया। कोविड-19 के मैनेजमेंट को लेकर डिस्कशन किया गया, उससे अच्छी चीज़ें हुई, एग्जीक्यूटिव की अकाउंटेबिलिटी बढ़ी। क्वेश्चन आर तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 0 आर इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे इमोशंस हैं। मणिपुर वायलेंस में नो कॉन्फिडेंस 2023 में नो कॉन्फिडेंस मोशन पास की, नो मणिपुर वायलेंस को लेके क्या दिखाया गया, एग्जीक्यूटिव की अकाउंटेबिलिटी के वो संविधान को इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी होती है, आपको पता सारी कमेटीज़ बैठती हैं, उसमें आप बताओगे कैसे कि जो पब्लिक अकाउंट कमेटी ने 2G स्कैम, कोलगेट स्कैम सब पकड़े थे, तो पॉजिटिव दे सकते हो कि हाँ अच्छा काम भी किया था इसने। ऐसा नहीं है कि अच्छा काम नहीं कर रही हैं, अब नहीं हो रहा है वो बात अलग है, ये आप पॉजिटिव लिख सकते हो। सब कुछ प्रिविलेज मोशन पास की गई हैं, बहुत बार प्रिविलेज मोशन पास की गई हैं, जो लोग अपनी प्रिविलेज का नेगेटिव मतलब मिस यूज़ करते हैं, चाहे वो अपोजिशन के हों चाहे वो रूलिंग पार्टी के हों, तो यू कैन राइट नेगेटिव्स ऑल्सो। उसके बाद कोर एक चीज़ आइडिया ये बनता है कि हमें क्या रिफॉर्म करने चाहिए। तो क्या रिफॉर्म करने चाहिए, पहले तो एज पर द नेशनल कमीशन फॉर द रिव्यू ऑफ वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, एज पर द नेशनल कमीशन फॉर द रिव्यू ऑफ वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कितने दिन होने चाहिए, कम से कम 120 दिन बैठनी चाहिए हाउसेस, ताकि भाई जब बैठोगे तभी तो बात होगी। एंटी डिफेक्शन लॉ एज पर कियोटो होलन केस शुड बी यूज ओनली इन 4 केसेस, कॉन्फिडेंस मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन, कॉन्फिडेंस मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन, मनी बिल एंड मोशन ऑफ थैंक्स टू प्रेसिडेंट एड्रेस, इन चारों में यूज होनी चाहिए, अदरवाइज इंडिविजुअल एमपीज की पावर होनी चाहिए। देन डिप्टी स्पीकर अपॉइंट करना चाहिए फ्रॉम ऑपोजिशन, ताकि उनका भी ट्रस्ट बढ़े, डिप्टी स्पीकर फ्रॉम ऑपोजिशन। स्पीकर की पोस्ट को वो बना सकते हैं वंस अ स्पीकर ऑलवेज अ स्पीकर, यूके मॉडल, ताकि स्पीकर क्या हो जाए, पोस्ट क्या हो जाए, डीपॉलिटिसाइज हो जाए। यू कैन राइट सो मैनी थिंग्स। बिल्स को कमेटी में भेजना मैंडेटरी कर सकते हो, पार्लियामेंट्री कमेटीज में, पार्लियामेंट्री कमेटीज का टेन्योर 1 साल से बढ़ा सकते हो, ये चीज़ें आप मेंशन कर सकते हो, जिससे क्या होगी, स्क्रूटनी बढ़ जाएगी। ये होना चाहिए, ताकि इससे क्या होगा, पॉजिटिव्स आएंगे, ताकि पार्लियामेंट का काम अच्छा हो सके, किसको लेके, अकाउंटेबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव को लेके। तो B.R. अम्बेडकर की बड़ी इंपॉर्टेंट कोट है, द डेली असेसमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज मोर इफेक्टिव देन पीरियोडिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। द डेली असेसमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज मच बेटर देन पीरियोडिक असेसमेंट। रिस्पॉन्सिबिलिटी का चेक पीरियोडिक नहीं होना चाहिए, डेली होना चाहिए। और डेली कहाँ पे होता है, पार्लियामेंट्री कमेटीज में, पार्लियामेंट में। ऐसा नहीं है कि जब मन हुआ 6 महीने बाद अकाउंटेबिलिटी चेक, डेली होनी चाहिए, ताकि गवर्नमेंट की पावर चेक में रहे। और सुभाष कश्यप का कहना है कि पार्लियामेंट इज नॉट जस्ट अ लॉ मेकिंग बॉडी, इट्स मेन गोल इज टू इंश्योर एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव टुवर्ड्स पार्लियामेंट। एंड एज पर ग्रैनविल ऑस्टिन, द पार्लियामेंट इज अ सेंट्रल इंस्टीट्यूशन टू इंश्योर डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी इन इंडिया। किसी का भी कोट यूज कर लें, ग्रैनविल ऑस्टिन का, अंबेडकर जी का, चाहे आप सुभाष कश्यप का, ये शो कर सकते हैं एंड में जाते जाते दिखाने के लिए। और
Parliament accountability is important for the sustenance of democracy because democracy is about trust and trust builds when the temple of democracy works efficiently and productively, that is parliament. इससे एंड कर दें, और क्या लिखना है इसमें, और कुछ नहीं करना है. हाँ, पॉइंट्स ऐड हो सकते हैं और, पर स्ट्रक्चर ढांचा यही होना चाहिए. दैट इज द पॉइंट दैट आई एम पुटिंग फॉरवर्ड. आया समझ में यहाँ तक? नाउ लेट्स राइट द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ लेट्स राइट द नेक्स्ट क्वेश्चन. लिखें इसमें. अब एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है पार्लियामेंट्री कमेटीज पे. पार्लियामेंट्री कमेटीज पे अब मैंने जो क्वेश्चन बनाया है, जस्ट गिव मी अ सेकंड, ये ऐसा बनाया है कि आजकल इस पे बड़ा क्वेश्चन मुद्दा चल रहा है, तो उसके बेसिस पे बनाएं. लिखें पार्लियामेंट्री कमेटीज आर द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, मिनी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया. पार्लियामेंट्री कमेटीज आर द parliamentary committees are the मतलब क्या है ये, असली पार्लियामेंट कहां काम करता है? पार्लियामेंट्री कमेटीज में. तो पार्लियामेंट्री कमेटीज आर द मिनी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया. कमेंट, बस सिंपल क्वेश्चन करें कमेंट. यू हैव 11 मिनट्स. टिप्पणी करनी है, आप करके देखें इसको. सिंपल से क्वेश्चन को खोलें, कैसे लिखेंगे. आपका डे 5 है आज, पहले 4 हो चुके हैं, उसकी वीडियोस भी हैं. सारे क्वेश्चंस देखते रहें, आपको फायदा होगा.
5 minutes लेफ्ट। इसमें हम लिखेंगे कि कैसे एग्जाम्पल्स ऐड करनी है और आपको बताएंगे कि आपको एग्जाम्पल्स इकट्ठे करने में क्या दिक्कत आती है, वो भी बताते हैं अभी। एक थीम बनती है स्पीकर की, इसके बाद स्पीकर पे होता है क्वेश्चन आता है, बहुत बार आया है। वो भी करेंगे कि स्पीकर पे क्वेश्चन मार्क है कि क्यों स्पीकर के पोस्ट में इश्यूज हैं, क्या क्या इश्यूज हैं, कैसे कैसे उनको दूर करना है। वन मिनट 30 सेकेंड। बस लास्ट 30 सेकेंड। लास्ट 10 सेकेंड्स।
अब देखें, पार्लियामेंट्री कमिटीज आर द मिनी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। वर्ड क्या है? पार्लियामेंट्री कमिटीज आर मिनी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। कमेंट करें। अब क्या ये मानते हैं आप मिनी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इसको? तो पहले तो डिफाइन करेंगे। डिफाइन मतलब सोचेंगे क्या है मिनी पार्लियामेंट, तभी इसको ये बोल पाएंगे या नहीं बोल पाएंगे। बोल पाएंगे तो कैसे, नहीं बोल पाएंगे तो कैसे। अब एक काम है पार्लियामेंट का, मतलब तोड़ें। ये पार्लियामेंट का काम क्या होता है? लॉ बनाने का मेन काम है इसका, या एग्जीक्यूटिव की अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करने का? दो ही काम है इसके। एग्जीक्यूटिव की अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करनी है और लॉ बनाना है। और तो क्या ही है, मेन काम इसके यही है। और इस अकाउंटेबिलिटी में मेन अकाउंटेबिलिटी क्या होती है? फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी। और तो क्या ही मेन काम है? मेन काम दो ही है, लॉ मेकिंग का और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव टू द लोकसभा। अब पार्लियामेंट के अगर दो काम हैं, इसको हम मिनी पार्लियामेंट बोल रहे हैं, देन इट सिंपली मीन्स दैट कि जो ये है पार्लियामेंट्री कमेटी, वो पार्लियामेंट के काम कर रही है कि नहीं है। एक पार्लियामेंट है, उनमें से कुछ एमपीज चुन के हम बनाते हैं पार्लियामेंट्री कमेटीज। तो पार्लियामेंट्री कमेटीज क्या है? अ स्मॉल ग्रुपिंग ऑफ मेंबर्स, MPs, to do the function of parliament, that is this. अब क्योंकि पार्लियामेंट बैठती है सेशंस में, समर, मॉनसून, विंटर, तो पार्लियामेंट डज नॉट सिट फॉर होल ईयर, बट पार्लियामेंट्री कमेटी बैठती हैं फॉर होल ईयर। इट मीन्स व्हेन पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन, who is working? Parliamentary committees on the behalf of parliament. So can we say that parliamentary committees are not the mini parliament? In fact, they are the parliament in itself. Can we say that? भाई आपने इसको मिनी पार्लियामेंट क्यों मानना? क्वेश्चन बोल रहा है। मैं तो कह रहा हूं कि पार्लियामेंट बैठती है 120 दिन, एज्यूम कर लेते हैं, जो कि बैठती भी नहीं है। पार्लियामेंट्री कमेटी बैठती है पूरा साल, तो कहते हैं कि पार्लियामेंट्री कमेटीज इज वेयर पार्लियामेंट्री एक्चुअल वर्क्स। तो कैन वी कॉल पार्लियामेंट्री कमेटीज एज मिनी पार्लियामेंट? इन फैक्ट वी विल कॉल एज अ पार्लियामेंट इन इटसेल्फ, इन फैक्ट मोर इंपॉर्टेंट देन द पार्लियामेंट। तो आप इसको काउंटर कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। तो आपने एक व्यू बनाया कि पार्लियामेंट्री कमेटी के ग्रुप ऑफ एमपीज हैं जो क्या करते हैं, वही काम करते हैं जो पार्लियामेंट को करना होता है, दैट इज लॉ मेकिंग में हेल्प करते हैं, अकाउंटेबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव में हेल्प करते हैं। ये काम करते हैं एंड दे वर्क बिहाइंड द कैमरा, बिहाइंड कर्टन काम करती हैं, पब्लिक गेज में नहीं होती हैं। तो इनफैक्ट एमपीज कैन परफॉर्म इफेक्टिवली इन द हाउस और इन द कमिटीज, बिकॉज वहां पे उन पे एंटी डिफेक्शन लॉ भी लगता है। यहाँ पे लगता है पार्लियामेंट में, जो हाउस फ्लोर ऑफ द हाउस पे बैठते हैं। तो हमने समझ में आया, हमने कंटेक्स्ट सेट किया, तो हमने इंट्रोडक्शन में पहली कहानी तो ये बना दी, और इसे ही कहते हैं एनालिसिस। आप करने लग जाते हैं प्रूफ। जो आपका ज्ञान है ना वो भी काम आएगा, पर आपने स्टार्टिंग में क्या लिख दिया? पहले बताया क्या होती है पार्लियामेंट्री कमेटीज, थोड़ा सा डेफिनेशन बता दें ताकि आइडिया मिल जाए क्या है ये। फिर बताते हैं ये कैसे काम करती हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी कैन से दैट दे आर नॉट मिनी पार्लियामेंट, दे आर अ पार्लियामेंट इटसेल्फ। फिर बताओगे इन्होंने कैसे कैसे ऐसा काम किया है, पूरी कहानी 7-8 पॉइंट लिखोगे। फिर बताओगे क्योंकि पार्लियामेंट्री कमेटीज की अपनी लिमिटेशंस हैं, तो कई बार ये पार्लियामेंट का काम नहीं कर पाती, तो ये मिनी पार्लियामेंट कहलाने लायक भी नहीं है। यहां हमने बोला दे आर द पार्लियामेंट इटसेल्फ, नॉट जस्ट मिनी पार्लियामेंट। Because when we say the word mini parliament, you can consider the mini in the terms of small number of MPs in the committees. But I am considering mini in the sense what they actually do on the basis of their work. तो आपने बोला कि parliamentary committees are more important than the houses of parliament because of these reasons. और ये उन्होंने किया भी है, theoretical reasons as well as
प्रैक्टिकल रीजंस दोनों आएंगे इसमें, क्या थ्योरी वाइज भी और जो उन्होंने किया है। बिकॉज ऑफ दीज लिमिटेशंस दे आर नॉट इफेक्टिव, तो वी कैन कॉल इट एज अ काइंड ऑफ अ पार्लियामेंट कहने के लायक नहीं है वो, दे आर जस्ट हेल्पिंग द पार्लियामेंट टू वर्क। तो नथिंग अबाउट मिनी पार्लियामेंट हियर, वे फॉरवर्ड हाउ वी कैन मेक देम एक्चुअली अ टूल फॉर पार्लियामेंट इफेक्टिवनेस। ये आपने कहानी लिख दी, ये फ्लो होना चाहिए था। स्ट्रक्चर इज मोर इंपॉर्टेंट। अब इसमें जो मर्जी लिखिए, कंटेंट हम आपको बता देते हैं, साथ साथ में लिखते रहे। वैल्यू एडिशन में जितना मर्जी लिखते रहे। जैसे पहले क्या लिखेंगे आप, ये आपको डेफिनेशन आपको आती है, साथ में कोट लिख देते। एक कोट है जो हमारे पहले स्पीकर थे जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर सेड दैट द पार्लियामेंट्री कमिटीज एंड आर आईज एंड ईयर्स ऑफ पार्लियामेंट। और आप जो चीज किसी की आई और ईयर है, तो वी कैन कॉल दैट, ऐड कर दो आई, ईयर एंड ब्रेन ऑफ parliament. So it means parliamentary committees are the core aspect of parliament, in fact more important than the parliament itself. तो असली पार्लियामेंट कहाँ काम करती है, पार्लियामेंट्री कमिटीज में। फिर आपने बता दिया भाई ऐसा कैसे कैसे है, आपने एग्जांपल दी, बिकॉज दे डू अ डिटेल्ड लेजिस्लेटिव स्क्रूटनी बिहाइंड, आई मीन डिटेल्ड लेजिस्लेटिव स्क्रूटनी किसमें, बिहाइंड द कर्टेन। नो मीडिया स्क्रूटनी होती है इस पे, एंड यहाँ पे एक्सपर्ट्स भी बैठ सकते हैं इन कमेटीज में। दैट्स व्हाई थिंग्स कैन बी डिस्कस्ड इन ग्रेट डिटेल, एंड MPs आर नॉट ऑन द बेसिस ऑफ पार्टी लाइन्स, दे कैन स्पीक देयर माइंड, सो डिबेट्स आर गुड इन द पार्लियामेंट्री कमिटीज। And you said in the various examples, for example, Joint Parliamentary Committee on a Personal Data Protection Law of 2019 made 81 amendments before submitting the report. You can mention the example of Data Protection Bill and how 81 amendments were made by the committee, and that shows हाउस में अमेंडमेंट्स बहुत मुश्किल से होती हैं। यहां दोनों एग्री कर जाते हैं, गवर्नमेंट भी और ऑपोजिशन भी, कि भाई देखते हैं इसमें। दिस इज अ गुड एग्जांपल दैट यू कैन मेंशन। यू कैन मेंशन अबाउट एग्जीक्यूटिव की अकाउंटेबिलिटी भी होती है, एग्जीक्यूटिव की अकाउंटेबिलिटी भी होती है। जो मिनिस्ट्रीज होती हैं उनकी एनुअल रिपोर्ट्स होती हैं हर मिनिस्ट्री की, हर मिनिस्ट्री अपनी एनुअल रिपोर्ट्स निकालती है, उस मिनिस्ट्री की एनुअल रिपोर्ट्स होती हैं। उनको कौन स्क्रूटनाइज करता है एनुअल रिपोर्ट्स को, पार्लियामेंट्री कमेटी। फॉर एग्जांपल दे फाउंड काइंड ऑफ डेफिशिएंट्स इन द प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, उसमें उन्होंने बहुत डेफिशिएंसीज पाई और उसको इंप्रूव करने की बात कही ऑन द बेसिस ऑफ एनुअल रिपोर्ट्स। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इसमें बहुत सारे उन्होंने फ्लॉ बताए हैं और को इंप्रूव भी किया गया है। फाइनेंशियल ओवरसाइट आपको पता ही है कि जो बहुत सारे हमने आपको बताया था पहले स्कैम्स पकड़े गए हैं, 2G स्कैम, वो सारे किन्होंने पकड़े हैं, इन्हीं ने पकड़े हैं। 2G स्कैम, कोलगेट स्कैम, ये सब कुछ यहीं पे है। बिफोर स्कैंडल, ये बहुत पुराने हैं पर इंपॉर्टेंट हैं। इसमें टेक्निकल एक्सपर्ट्स होते हैं। एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग पॉसिबल है। यहाँ पे क्या होती हैं, एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग, बिकॉज दे आर बेसिकली कैन कॉल एक्सपर्ट्स। पार्लियामेंट में तो जो डिबेट होते तब तो एक्सपर्ट्स आते नहीं है, पार्लियामेंट्री कमेटीज में आ जाते हैं। यहाँ कमेटीज सबको इनवाइट करते हैं, लोग भी आ सकते हैं। पीपल पार्टिसिपेशन कहाँ पॉसिबल है, पब्लिक पार्टिसिपेशन कहाँ पॉसिबल है। किसी भी मान लो फार्म बिल के केस में आपने उनके लीडर को बुला लिया कमेटी में, पार्लियामेंट में तो नहीं बुला पाएंगे, कमेटी में बुला पाएंगे। पब्लिक पार्टिसिपेशन पॉसिबल होता है इसमें। पार्लियामेंट कमेटी ऑन प्रिविलेजेस है, जब MP प्रिविलेजेस का मिसयूज करते हैं हाउस में, कमेटी ऑन प्रिविलेजेस उनको पनिशमेंट देती है। फॉर एग्जांपल जो केस था वेस्ट बंगाल के MP, जो उनका नाम लिख सकते हैं आप, जिनको सस्पेंड किया गया था बिकॉज शी मिसयूज हिज प्रिविलेज पावर, हर प्रिविलेज पावर, वो मेंशन कर सकते हैं। और इसमें प्रॉब्लम ये है, इश्यूज के लिमिटेशन है, बिकॉज ऑल दिस रिपोर्ट्स आर एडवाइजरी इन नेचर, दे हैव वेरी शॉर्ट टेन्योर ऑफ 1 year, या दे आर ऑल्सो डोमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स, बिकॉज ये इलेक्शंस के बेसिस पे होती हैं। कई इलेक्शंस हाउस के MPs वोट डालते हैं, तो गवर्नमेंट की यहाँ पे ज़्यादा डोमिनेंस है। 1 year है, एडवाइजरी हैं, ये बोलते हैं। और हर बिल को पार्लियामेंट्री कमेटी में भेजा ही नहीं जाता है, तो फिर इनका काम वैसे ही खत्म हो गया है। फॉर एग्जांपल 17 बिल्स आर सेंट, ये लिख देंगे कि पार्लियामेंट्री कमेटी तब काम करेंगे ना जब पहले बिल्स कहाँ पे जाएंगे, पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट्री कमेटी में जाएंगे। आजकल बिल्स पार्लियामेंट्री कमेटी में जाते ही कम है, मतलब क्या हो गया, पार्लियामेंट्री कमेटी का वैसे ही रोल कम हो गया, बिकॉज इनपुट कम हो गया तो आउटपुट तो अपने आप ही कम हो जाएगी। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है। आपने देखा फार्म लॉज वर इनेक्टेड विदाउट एनी कमेटी की स्क्रूटनी, फार्म बिल्स को ऑर्डिनेंस के थ्रू पास कर दिया। अगर ऑर्डिनेंस के थ्रू पास कर रहे तो फिर इसका वैसे ही काम खत्म हो गया है।
और पार्लियामेंट्री कमेटी सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, पार्लियामेंट्री कमेटीज के लिए कोई रिसर्च स्टाफ नहीं है, कोई रिसर्च R&D नहीं है इनके लिए। तो पार्लियामेंट्री कमेटीज में MP जाके बैठ जाते हैं, ना कोई रिसर्च स्टाफ है, ना कोई टेक्निकल एक्सपर्ट्स है, ना एनालिटिकल सपोर्ट है, उसमें प्रॉब्लम आती है। कोई एक तो पार्लियामेंट्री कमेटी में कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, तो कभी कभी ओपेकनेस से भी प्रॉब्लम आती है। ट्रांसपेरेंसी जितनी कम होगी, ये नहीं पता उसने किसमें क्या बोला है, ये बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसमें ये हो जाता है कई बार। और एक में इसमें MP आते नहीं है, बिकॉज MP के दो काम होते हैं, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी जाना होता है उसको, और कमेटी में भी आना है। अब पूरा साल वो कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाए या कमेटी में आए, दोनों में कन्फ्लिक्ट हो जाता है, तो कमेटी में एब्सेंस होते हैं MP से। अगर MP से एब्सेंट है तो क्या ही डिबेट कर पाओगे आप। दीज आर द अदर थिंग्स। रिफॉर्म करने का एक ही तरीका है, पहले सारे बिल्स कहाँ भेजो, पार्लियामेंट्री कमेटीज में भेजने पक्के करो, और जो कमेटीज में क्या है, एक्सपर्ट्स इन्वॉल्व करो। मतलब आपको सेक्रेटरीट, लोकसभा सेक्रेटरी, राज्यसभा सेक्रेटरीट में टेक्निकल सपोर्ट देनी पड़ेगी MPs को, ताकि वो बिल्स पे रिसर्च करें MPs के बिहाफ पे। MP के पास इतना टाइम नहीं है, और ट्राई करें पूरे साल का कैलेंडर, एनुअल कैलेंडर पहले बनाएं, ताकि MPs अपना शेड्यूल प्लान कर पाएं, ताकि वो कॉन्स्टिट्यूएंसी के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको भी फुलफिल कर पाएं, और जो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज फॉर द पार्लियामेंट एंड पार्लियामेंट्री कमेटीज वो भी कर पाएं। पार्लियामेंट्री कमेटी का आइडिया अच्छा है, पर उसको सस्टेन करने के लिए यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ एफर्ट। R&D बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो बजट बढ़ाएं किसका, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीट का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और कुछ नहीं है। और बहुत सारे जो कमेटीज़ हैं उसमें कईयों में इलेक्शंस होते हैं, और कईयों में क्या होता है, नॉमिनेशन से होता है। ट्राई करें इसमें गवर्नमेंट और अपोजिशन दोनों का रेशियो सेम हो, अदरवाइज तो फिर गवर्नमेंट का डोमिनेंस हो जाएगा, फिर कोई मतलब बनता नहीं है। देन दिस पार्लियामेंट्री कमेटीज विल बिकम द actual parliament, and then we will be able to call them a mini parliament or a actual parliament, जैसे आप समझते हैं। आया समझ में? This is the way you can write the answer। ये तरीका है। पॉइंट्स और ऐड कर लेंगे, पॉइंट्स में कमी नहीं है। स्ट्रक्चर इज मोर इंपॉर्टेंट। पॉइंट्स तो कभी खत्म होंगे नहीं ना, पॉइंट्स का तो दी एंड ही नहीं है। अब लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट यू हैव टू राइट। स्पीकर पे लिखते हैं, तो लिख लें इस पे। बड़ा एक इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन बनता है। the office of speaker, यहाँ ये छोड़ें ऑफिस ऑफ स्पीकर, देखिए द न्यूट्रलिटी एंड, ये बड़ा सही बन जाएगा, सारे एस्पेक्ट कवर हो जाएंगे। द न्यूट्रलिटी एंड इम्पार्शियलिटी ऑफ स्पीकर, the neutrality and impartiality of speaker are essential for the effective functioning of इसको कर लें, इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। एक काम करें, यहां वर्ड है क्रिटिकली एग्जामिन। करें इसको, और इसमें थोड़ा सा चाहे वक्त ज़्यादा ले लें, गिविंग यू, अच्छे से लिखें, टेक अ 13 मिनट्स, चाहे 13 मिनट लें, पर इसको लिखें अच्छे से, फिर हम इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। 13 मिनट हैं आपके पास। ये कैसे करना है आंसर, कल से हम क्वेश्चन टफ लेके आएंगे। और अभी हम लास्ट 2 क्लासेस में क्वेश्चन थोड़े इजी रखे हैं, पर आप देख रहे हो इजी क्वेश्चन को भी कैसे एनालाइज किया जा सकता है। टफ क्वेश्चन तो और मजा आता है, पर जब इजी क्वेश्चन आते हैं और पेपर में यू विल गेट अराउंड 7 to 8 क्वेश्चन जो बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे, उनको भी स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं करना है। दैट इज अ क्रिएटिव थिंग दैट यू कैन डू। वही लास्ट क्लास में और इस क्लास में हम कर रहे हैं।
8 minutes left. जैसे पिछला क्वेश्चन था ना, इन दैट क्वेश्चन यू कैन मेंशन अबाउट आर्टिकल 105 से आती हैं पार्लियामेंट्री कमिटीज, आर्टिकल 118 से आती हैं रूल्स जहाँ लिखे हुए हैं पार्लियामेंट्री कमिटीज, तो यू कैन ऑलवेज मेंशन द आर्टिकल्स। तो जो हमने ये जो पढ़ा था ना हमने क्वेश्चन पार्लियामेंट्री कमिटीज का, तो इफ़ यू कैन वाना मेंशन द आर्टिकल्स, कोई पूछ रहा है ना आर्टिकल्स लिखें कि ना लिखें, बिल्कुल लिखें भाई। 105 आर्टिकल लिखें, 118 आर्टिकल लिखें कि जहाँ से ये पार्लियामेंट्री कमिटीज आती हैं। 105 118 डायरेक्टली नहीं मेंशन है, इनडायरेक्टली यहाँ पे मेंशन है। यहाँ रूल्स के बारे में लिखा है, यहाँ पे पार्लियामेंट्री प्रिविलेज के बारे में लिखा है, तो वहीं पे पार्लियामेंट्री कमिटीज का ओरिजिन होता है। यहाँ पे भी लिख सकते हैं स्पीकर की पोस्ट कौन से आर्टिकल से आती है।
3 मिनट। ये सारे क्वेश्चन में एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट हैं। वन मिनट 20 सेकेंड। चलो जी, अब देखें इस क्वेश्चन को। The neutrality and impartiality of speaker are essential for the, इसकी impartiality and neutrality essential for the parliamentary democracy. Critically examine, मतलब क्या एग्जामिन करना है, क्यों ये इंपॉर्टेंट है, इज दिस हैपनिंग, इज दिस हैपनिंग, यस और नो, यस कैसे कैसे, नो कैसे कैसे, एंड टू अचीव दैट व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट, टू अचीव दैट गोल व्हाट वी शुड डू। मतलब आपको दिखाना है कि स्पीकर की पोस्ट की न्यूट्रलिटी और इम्पार्शियलिटी क्यों जरूरी है, फॉर दिस 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 द रीजन। ये हो रहा है, हाँ हो रहा है ऐसे ऐसे, नहीं हो रहा है ऐसे ऐसे, ये नहीं हो रहा, इसमें चेंजेस करने पड़ेंगे, इसको अचीव करने के लिए कैसे कैसे वो चेंजेस करें। दिस इज द स्ट्रक्चर। आपका क्वेश्चन स्टार्टिंग में दिखाना चाहिए that why neutrality and impartiality of speaker is important for parliamentary democracy. You have to give space around 3/4 of your first page to this aspect. But then you will, this is the theory part, then you go the see कि ये हो रहा है कि नहीं. You have to spend जो 1/4 पार्ट है, एक पेज है,
और जो थर्ड पेज है उसका हाफ पार्ट, टू शो कहां हो रहा है और कहां नहीं हो रहा, कैसे कैसे वे फॉरवर्ड आएगा बाकी हाफ पेज में। दिस इज द स्ट्रक्चर। अब मुझे क्या बताएं क्यों चाहिए हमें न्यूट्रलिटी एंड इम्पार्शियलिटी ऑफ स्पीकर? बिकॉज स्पीकर इज अ हेड ऑफ टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी, दिस इज पार्लियामेंट। अगर स्पीकर हेड ऑफ टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी है, दैट हेड ऑफ टेम्पल शुड बी इम्पार्शियल और न्यूट्रल, बिकॉज इससे क्या होता है, एक तो ट्रस्ट बनता है किसका, लोगों का, इन द पार्लियामेंट्री फंक्शनिंग। ऑपोजिशन का ट्रस्ट बनता है कि दे हैव देयर वॉइस। इससे जो पार्लियामेंट का काम है वो क्या हो पाता है, इफेक्टिव हो पाता है। ये सारी चीजें हैं क्यों हमें चाहिए स्पीकर। पार्लियामेंट का काम अच्छे से हो पाता है, बिल पे डिबेट हो पाती है, एमपीज को वॉइस मिल पाती है, ऑपोजिशन को ट्रस्ट बनता है, लोगों का ट्रस्ट बनता है। अब ये कैसे कैसे हो रहा है और कैसे कैसे नहीं हो रहा, तो पहले तो ये लिखना बड़ा जरूरी है कि व्हाई वी नीड न्यूट्रल एंड इम्पार्शियल स्पीकर। तो इसमें होता है, पहला बनता है इंश्योर फेयर एंड ऑर्डरली लेजिस्लेटिव फंक्शनिंग। फिर आता है बहुत सारे बिल्स हैं जिनको कौन बिल को कौन डेजिग्नेट करता है एज अ मनी बिल, स्पीकर। अगर वो पावर का मिसयूज करेगा तो काम खराब हो जाएगा। बिल्स को कमेटी में कौन भेजता है, स्पीकर भी भेजता है, हाउस भी भेजता है, तो स्पीकर का वहां पे से है। इट मीन स्पीकर हैज लॉट ऑफ पावर एज अ हेड ऑफ लोकसभा, लॉट ऑफ पावर। इफ दिस पावर इज मिसयूज, इट मीन्स द फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट विल बी अफेक्टेड। तो आपने वो सारे काम लिखने हैं जो स्पीकर के हैं। एंटी डिफेक्शन लॉ पे भी कौन डिसाइड करता है, स्पीकर करता है। इफ स्पीकर डिलेज द डिसीजन लाइक व्हाट हैपन इन महाराष्ट्र स्प्लिट, स्पीकर की बात कर रहे हैं, पार्लियामेंट में बात कर रहे हैं। अब पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की बात है तो स्पीकर की बात लोकसभा में भी होगी और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में भी होगी। महाराष्ट्र स्प्लिट में डिसीजन नहीं आया, डिसीजन डिले हुआ एंटी डिफेक्शन लॉ में। तो एंटी डिफेक्शन लॉ में जब डिसीजन डिले होता है तो स्पीकर टू द लाइन ऑफ रूलिंग पार्टी, और इससे क्या होती है, डिफेक्शंस प्रमोट होती हैं। क्या प्रमोट होता है, मनी एंड मसल पावर। तो आप देखो कि स्पीकर अगर अच्छे से काम नहीं करेगा तो क्या क्या इंपैक्ट्स होंगे। इलेक्शंस में मनी पावर बढ़ जाएगी, बिकॉज डिफेक्शंस अगर नहीं करेगा स्पीकर तो फिर जो ऑपोजिशन के मेंबर हैं उनको अपनी पार्टी में खींचने में, ल्योर करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। राज्यसभा के कुछ एमपीज आम आदमी पार्टी के गए ना बीजेपी में, अगर उन पर एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लग रहा है, इट मीन्स चाहे वो गए कैसे होंगे, कोई अट्रैक्शन होगी मनी की या कोई पावर की, वो भी है। स्पीकर को ही बचाना है ट्रस्ट, बिल बाद में जुडिशरी में ना जाए क्योंकि बिल बेकार बना है, वो भी किसका काम है, स्पीकर का काम है। तो स्पीकर हैज लॉट ऑफ थिंग्स कि भाई बिल को भेजना है पार्लियामेंट्री कमेटी में, क्वेश्चंस आर में है, एमपीज को टाइम देना है, कौन कितना बोलेगा, डेकोरम मेंटेन करना है, सस्पेंड की पावर है। स्पीकर हैज द पावर टू सस्पेंड द मेंबर्स, cancel the membership also. If speakers start using this power randomly, then their MPs will not have a say in the house. मनी बिल में, एंटी डिफेक्शन लॉ में, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस में कौन डिसीजन लेता है फाइनल सस्पेंशन का, स्पीकर लेता है। स्पीकर है थोड़ा पावर, टाई वोट की पावर है इसकी। बहुत सारे जजेस की रिमूवल का जो काम होता है वो स्पीकर पहले इंट्रोड्यूस करने देता है, अगर वही मना कर दे तो जजेस की रिमूवल नहीं होती है। तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जजेस हैज इट्स ओन पावर, उनकी भी क्या होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, वो भी स्पीकर करता है। देयर आर सो मेनी थिंग्स, बट स्पीकर का जो ऑफिस है इट इज अ पॉलिटिकल वन, नेगेटिव में आएगा। स्पीकर्स ऑफिस इज पॉलिटिकल वन बिकॉज इसमें कौन चुनता है इनको, जिनकी हाउस में क्या होती है, मेजॉरिटी, और वो ऑपोजिशन की नहीं होती है, रूलिंग पार्टी की होती है। तो स्पीकर किसका होता है, रूलिंग पार्टी का। तो इसलिए पॉलिटिकल पोस्ट है, तो ये गवर्नमेंट के डिसीजन के हिसाब से चलता है। हाउस को एडजर्न ये करता है, भाई अगर कोई गवर्नमेंट के अगेंस्ट बात हो रही है तो हाउस को एडजर्न कर देगा स्पीकर, तो स्पीकर कैन टू द लाइन ऑफ गवर्नमेंट। तो स्पीकर पोस्ट इज पॉलिटिकल, दिस इज द फर्स्ट इशू। देन स्पीकर का जो है हमने इंडिपेंडेंस इंश्योर किया है कि इसकी सैलरी कहाँ से आती है, बट दिस इज अ वेरी पॉलिटिकल पोस्ट। डिफेक्शन में डिले होता है, ये भी पॉलिटिकल डिसीजन है। पार्टीजन होता है डिस्क्रिशन, एडजर्नमेंट मोशन अपने हिसाब से डिसाइड करता है। और मनी बिल में कंट्रोवर्सी है, आधार एक्ट को मनी बिल पास किया। देयर आर सो मेनी इश्यूज एसोसिएटेड विद, सस्पेंशन ऑफ एमपीज है, बहुत सारे इश्यूज हैं। वही है, बस आपको ये दिखाना है पहले इस क्वेश्चन में कि वाई स्पीकर्स इम्पार्शियलिटी एंड न्यूट्रलिटी इज इम्पॉर्टेंट इन सर्टेन आस्पेक्ट्स, पर वो नहीं दिख रही है इन एस्पेक्ट में, और पर कहीं जगह पे दिख भी रही है।
और फिर बताना क्या किया जाए। तो पहले तो है ब्रिटेन का मॉडल है वंस अ स्पीकर ऑलवेज अ स्पीकर, वो बहुत है। दूसरा डिप्टी स्पीकर होना चाहिए, और स्पीकर को, जो स्पीकर है इसके ऑफिस को डीपॉलिटिसाइज करने का बेस्ट तरीका है, सबसे बेस्ट तरीका है कि स्पीकर की अकाउंटेबिलिटी भी इंश्योर कर दो। इसका रिमूवल का प्रोसेस है ना, इफेक्टिव मेजॉरिटी से रिमूव करते हैं। अगर स्पीकर को डर होगा कि मुझे रिमूव भी किया जा सकता है, तो स्पीकर एज अ पर्सन को डर होगा मेरी डिसरिस्पेक्ट होगी, तो ये मैकेनिज्म इंश्योर करो कि स्पीकर को रिमूव भी किया जा सकता है बाय अ सर्टेन टाइप ऑफ मैकेनिज्म। इस पर इंक्वायरी भी बैठ सकती है। अगर हम ब्रिटेन का मॉडल फॉलो नहीं करते, स्पीकर को अकाउंटेबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी, और कुछ नहीं है। स्पीकर की ऑब्जेक्टिविटी के लिए जो रूल्स हैं हमारे पार्लियामेंट के रूल्स, उनको भी ज़्यादा क्या करो, ऑब्जेक्टिव करो, ताकि स्पीकर के पास डिस्क्रिप्शन क्या हो जाए, कम हो जाए। बिकॉज स्पीकर हैज़ लॉट ऑफ डिस्क्रिप्शन इन पार्लियामेंट्री फंक्शन। अगर इतनी डिस्क्रिप्शन होगी और पोस्ट क्या पॉलिटिसाइज है, तो पावर का मिसयूज बहुत ज़्यादा होगा। तो पावर प्लस डिस्क्रिप्शन माइनस अकाउंटेबिलिटी इज नथिंग बट अ करप्शन दैट विल हैपन इन स्पीकर केस। वो आपने सब कुछ बता देना है कि क्या करना है, ब्रिटेन का मॉडल अप्लाई करना है, या स्पीकर को पार्टी पॉलिटिक्स से इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, या उसकी अकाउंटेबिलिटी बढ़ाओ, मैकेनिज्म बनाओ, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। क्योंकि स्पीकर हेड ऑफ टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी एंड हैज़ अ लॉट ऑफ डिस्क्रिप्शन, दैट्स वाई स्पीकर पावर हैज़ टू बी चेक्ड। वन इज उसकी पावर को चेक में रखो, दूसरा है स्पीकर को डिपोलिटिसाइज कर दो। और ये भी कोई गारंटी नहीं है कि स्पीकर हमने अगर ऑपोजिशन का बना, मतलब स्पीकर ने आके अपनी पार्टी छोड़ दी, एमपी का पद छोड़ दिया, वंस स्पीकर ऑलवेज स्पीकर, क्या पर्सन उसकी आइडियोलॉजी तो मैच कर सकती है? तो बेस्ट क्या है, अगर बंदा ब्रिटेन का मॉडल भी अप्लाई करेंगे तब भी चांसेस है कि इंसान किसी पार्टी को सपोर्ट कर सकता है। तो बेस्ट क्या, अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म बढ़ाने चाहिए, ताकि स्पीकर को रिमूव भी किया जा सके इन ईजी मैनर। आजकल रिमूव किया जाता है इफेक्टिव मेजॉरिटी से, इसके लिए प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए, लाइक अ जजेस रिमूवल, लाइक अ प्रेसिडेंट रिमूवल, ऐसा कोई सिस्टम बनाना चाहिए। और डिप्टी स्पीकर मस्ट होना चाहिए, ताकि ऑपोजिशन का भी से हो किसमें, हाउस के चलाने में। दीज आर द ओवरऑल पॉइंट्स दैट यू कैन राइट। आया समझ में इस चीज़ों को? और ये बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। अब आंसर राइटिंग में ना, एज वी हैव सीन कि स्ट्रक्चर बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब जाके ना आप, जैसे हमने पहला क्वेश्चन देखा था इसमें, ये वाला, ये क्वेश्चन हमने सिंपल सिंपल से किए हैं, पर इनमें हमने आपको बताया था स्ट्रक्चरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे हमने ये वाली इसकी स्ट्रक्चर बनाई थी कि भाई जब क्वेश्चन आएगा आपको ऐसे 3 पन्नों में कैसे कैसे भरना है। सेम अगर हमने अगला क्वेश्चन देखें, हमने ये क्वेश्चन देखा, ये वाला जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, दैट इज ये वाला, पार्लियामेंट्री कमेटीज क्या मिनी पार्लियामेंट है। अब ना क्वेश्चंस को ना सोशल साइंस में प्रूफ नहीं करना होता है, क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस क्रिएट करने हैं और उन क्वेश्चंस को एड्रेस करना है। व्हाट आई एम सेइंग, जो क्वेश्चन है उसको प्रूफ नहीं करना है, सत्य नहीं है, वो क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस क्रिएट करके जो वो क्वेश्चंस बन रहे हैं उनको एड्रेस करना है। दैट इज द वे यू राइट अ एनालिटिकल आंसर। जनरली बच्चों के क्वेश्चन में क्वेश्चन प्रूफ किए जाते हैं, पर एनालिसिस जीरो होता है। ट्राई टू ऐड दैट एनालिसिस पार्ट विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो नाउ वी विल डू विद डे 6 थीम इन टुमारोज क्लास। उसमें हम क्वेश्चंस को और टफ लेना स्टार्ट करेंगे, जो यूपीएससी पूछती है, ये भी पूछती है सिंपल वाले भी। हमने सिंपल क्वेश्चंस को एड्रेस कर लिया है, टफ वाले हमारे स्टार्टिंग में लिए थे, अब 3-4 दिन हम टफ वाले क्वेश्चंस करेंगे, ताकि उनको कैसे हमें डिकोड करना है। तो थैंक यू सो मच, विल सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन।